आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा असहज करने वाले विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेहनत। क्या कड़ी मेहनत सच में सफलता की गारंटी है? हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है द डिसेप्शन ऑफ हार्ड वर्क एंड पावर, यानी मेहनत और शक्ति का धोखा। आज का हमारा मकसद है कि इस विश्लेषण की परतों को खोला जाए और ये समझा जाए कि मेहनत, सफलता और शक्ति के बीच का मतलब असली रिश्ता क्या है। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए चलिए एक विचार के साथ शुरुआत करते हैं। अपनी जिंदगी के सबसे मेहनती इंसान के बारे में सोचिए। हो सकता है वो आपके पिता हो, कोई रिश्तेदार या कोई जिसे आप जानते हो। अब खुद से ये पूछिए कि क्या वो अपनी जिंदगी में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली या सबसे सम्मानित व्यक्ति है, या फिर वो बस एक ऐसा इंसान है जिसे जिंदगी भर की मेहनत के बदले सिर्फ थकान और जिम्मेदारियां ही मिली हैं। ये सवाल ही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है और ईमानदारी से कहूं तो ये सवाल थोड़ा चुभता है। बिल्कुल, क्योंकि ये उस कहानी पर चोट करता है जो हम सब मतलब सुनकर बड़े हुए हैं। हाँ, वही कहानी है, बस मेहनत करो, ईमानदार रहो और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। स्कूल में रटना, ऑफिस में ओवरटाइम करना, इन सबको एक महान गुण की तरह पेश किया गया है। लेकिन ये विश्लेषण इस पूरी धारणा पर ही एक सवालिया निशान लगाता है। ये सिर्फ सवालिया निशान नहीं लगाता, ये उस धारणा को एक तरह से तोड़ता है। जो बात मुझे इस लेख में सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि ये कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, एक सामाजिक सीख बन गई है। एक ऐसा नियम जिसे माने बिना समाज में आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। पर जब हम अपनी भावनाओं से हटकर हकीकत को देखते हैं तो सच्चाई कुछ और नजर आती है। जब आप कहती हैं कि सच्चाई कुछ और नजर आती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। स्रोत किस तरह इस आम धारणा को चुनौती देता है? मतलब क्या वो आंकड़ों की बात करता है या किसी गहरे सामाजिक अवलोकन की? ये एक गहरे सामाजिक अवलोकन पर आधारित है और इसे समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही तीखा, लगभग असहज करने वाला सवाल पूछता है। सवाल ये है, अगर मेहनत ही सफलता की चाबी होती तो इस देश का सबसे अमीर आदमी कोई रिक्शा चलाने वाला या खदान में काम करने वाला मजदूर होता? ये सुनने में कठोर लगता है और कुछ लोग इसे मेहनत का अपमान भी मान सकते हैं। स्रोत इस कठोरता को सही कैसे ठहराता है? क्योंकि कोई ये भी तर्क दे सकता है कि रिक्शा चलाने में और एक कंपनी चलाने में बहुत फर्क है। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत का मकसद किसी भी काम को छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि वो शारीरिक मेहनत और जिसे हम कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, उसके बीच के अंतर को उजागर कर रहा है। एक रिक्शा चालक अविश्वसनीय शारीरिक मेहनत करता है, लेकिन उसका प्रभाव एक समय में एक ही यात्री तक सीमित होता है। वहीं एक कंपनी का सीईओ शायद उतनी शारीरिक मेहनत न करे, लेकिन उसके एक फैसले का असर हजारों कर्मचारियों और लाखों ग्राहकों पर पड़ता है। यहाँ पे लेखक तर्क देते हैं कि पावर और पैसा मेहनत की मात्रा से नहीं, बल्कि आपके प्रभाव के पैमाने यानी स्केल ऑफ इम्पैक्ट से तय होता है। समझ गया। तो ये मेहनत बनाम प्रभाव की बहस है और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। फिल्मों में तो हमेशा मेहनत ही जीतती है। एक गरीब मेहनती हीरो होता है जो अपनी ईमानदारी और लगन से सब कुछ हासिल कर लेता है। हम सब ऐसी कहानियां देखकर बड़े हुए हैं और शायद कहीं ना कहीं उन पर विश्वास भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही फिल्मों की दुनिया और असली दुनिया का सबसे बड़ा फर्क है। असली दुनिया में, जैसा कि ये विश्लेषण बताता है, नियम बिल्कुल अलग है। जो सिर्फ मेहनत करता है उसका अक्सर इस्तेमाल होता है। असली दुनिया में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, रिश्ते आपकी हैसियत देखकर बनते हैं और सबसे जरूरी बात, पावर मेहनत से नहीं कंट्रोल से आती है। कंट्रोल, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये लोगों पर कंट्रोल है या रिसोर्सेज पर या फिर कहानी पर ही कंट्रोल करना है कि मेहनत क्या है और सफलता क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये सीधे हमें स्रोत में बताए गए एक विचारक निकोलो मैकियावेली के दर्शन तक ले जाता है। उनके लिए कंट्रोल का मतलब था वास्तविकता को वैसे ही देखना जैसी वो है, ना कि जैसी वो होनी चाहिए। मैकियावेली का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, दुनिया वैसी है जैसी वो असल में है। और असलियत ये है कि ज्यादा मेहनत करने वाले लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं जो ज्यादा सोचते हैं और रणनीति बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, काम के पीछे की सोच और रणनीति ज्यादा मायने रखती है। पर ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पर लेखक मध्यम वर्ग की मानसिकता पर एक गहरी टिप्पणी करते हैं।
उनका तर्क है कि मध्यम वर्ग को बचपन से डरना सिखाया जाता है। रोजकिम लेने से डरो, अपने बॉस को ना कहने से डरो, समाज की राय से डरो, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर है। ईएमआई का डर, नौकरी खोने का डर, ये सारे डर मिलकर एक अदृश्य पिंजरा बना देते हैं। और इसी डर की वजह से लोग सबसे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, जो है मेहनत। बस सिर झुकाकर काम करते रहो, सवाल मत पूछो और उम्मीद करो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। एकदम सही। और इस विश्लेषण के अनुसार खेल यहीं पर हार जाते हैं, क्योंकि जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो आप सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं, सिस्टम चलाने वाले नहीं। तो अगर मैं मैकियावेली की दुनिया में सिर्फ सोचने वाले और रणनीति बनाने वाले ही आगे बढ़ते हैं, तो बाकी लोगों की भूमिका क्या है? क्या स्रोत इसे किसी तरह से समझाता है? मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि ये असल में दिखता कैसा है। इसे समझाने के लिए स्रोत में कुल्हाड़ी के सिद्धांत का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली रूपक दिया गया है। इसके अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कुल्हाड़ी चलाते हैं, यानी जो असल में जमीनी स्तर पर मेहनत का काम करते हैं। वे दिन रात पसीना बहाते हैं, पेड़ काटते हैं। और दूसरे वो जो ये बताते हैं कि कुल्हाड़ी कहाँ चलानी है, यानी वो लोग जो जंगल का नक्शा देखते हैं, ये तय करते हैं कि कौन से पेड़ काटने हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना है। पहले वाले थक जाते हैं और दूसरे वाले अमीर और शक्तिशाली बन जाते हैं। यानी रणनीति बनाने वालों के पास रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होता आया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर मेहनत को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? समाज में मेहनत को इतना महिमा मंडित क्यों किया जाता है? इसका जवाब भी शायद उतना ही असहज करने वाला है। स्रोत कहता है कि कंपनी और बड़े बड़े सिस्टम को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो सवाल ना करें। उन्हें ऐसे कर्मचारी चाहिए जो अपनी ईएमआई और लोन के डर से कभी नौकरी छोड़ने या कुछ अलग करने की हिम्मत ना कर सकें। एक तरह से सिस्टम को चलाने के लिए कुल्हाड़ी चलाने वालों की एक बड़ी फौज चाहिए। ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अगर हर कोई राजा बनना चाहेगा, हर कोई नक्शा देखने लगेगा, तो जमीनी काम कौन करेगा? सिस्टम को चलाने के लिए एक बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत होती है जो चुपचाप निर्देशों का पालन करें। इसीलिए मेहनत को एक गौरव की तरह, एक सम्मान की तरह पेश किया जाता है। ये तो सीधी चोट है। मुझे याद है कॉलेज में जब हम रात भर जागकर पढ़ते थे, तो अगला दिन हम एक दूसरे को किसी हीरो की तरह बताते थे कि मैं तो बस 2 घंटे सोया। और ये विश्लेषण कह रहा है कि हम असल में अपनी गुलामी का ढिंडोरा पीट रहे थे। हाँ, एक तरह से हाँ। आपने लोगों को गर्व से कहते सुना होगा, भाई आज तो मरने की भी फुर्सत नहीं मिली। और स्रोत के अनुसार ये तारीफ नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि आपका समय आपका अपना नहीं है, उसे कोई और नियंत्रित कर रहा है। यहाँ तक कि लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। जब कोई कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो असल में वो दुनिया को ये बता रहा होता है कि मुझे आसानी से बदला जा सकता है। आई एम रिप्लेसेबल। ये सुनना थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, हमारी मेहनत करने की क्षमता, स्रोत के हिसाब से वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि सिस्टम उन लोगों को पसंद करता है जिन्हें आसानी से बदला जा सके? बिल्कुल। एक ऐसा कर्मचारी जो 14 घंटे काम करने पर गर्व करता है, वो सिस्टम के लिए एक आदर्श पुर्जा है। अगर वो थक जाता है या छोड़कर चला जाता है, तो उसकी जगह पर 14 घंटे काम करने वाला दूसरा व्यक्ति आसानी से मिल जाएगा। उसका मूल्य उसके काम के घंटों में मापा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति रणनीति बनाता है, जो नक्शा देखता है, उसकी जगह भरना मुश्किल है, क्योंकि उसका मूल्य उसकी सोच, उसकी दृष्टि में है, न कि सिर्फ उसके द्वारा लगाए गए घंटों में। तो अगर रिप्लेसेबल होना एक जाल है, तो कोई इररिप्लेसेबल कैसे बने? क्या स्रोत इस पर कोई मार्गदर्शन देता है? हाँ, और इसके लिए शेर और गधे का एक और जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। गधा दिन भर मेहनत करता है, बोझ ढोता है, फिर भी उसे क्या मिलता है? लेकिन शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। अगर वो हर खरगोश और हिरण के पीछे भागेगा तो वो थक कर मर जाएगा। सही बात है, वो अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। बिल्कुल। शेर राजा इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि कब शांत बैठना है, कब अपनी ऊर्जा बचानी है और कब सही मौके पर हमला करना है। ये पूरी तरह से रणनीति, धैर्य और सही समय पर सही फैसले लेने के बारे में है। वो 99% समय अवलोकन करता है और सिर्फ 1% समय कार्यवाही करता है। जबकि हमें क्या सिखाया जाता है? आराम हराम है, खाली बैठना पाप है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप आलसी हैं। ये हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है ना? और स्रोत के अनुसार यही डर हमें नियंत्रित करता है। हमेशा व्यस्त रहने का ये दबाव हमें सोचने और रणनीति बनाने का समय ही नहीं देता। हम काम करने की एक अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं और कभी रुककर ये नहीं सोच पाते कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये वाकई जरूरी है, क्या इससे बेहतर कोई तरीका है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे गहरा और शायद सबसे जरूरी बिंदु आता है। मेहनत असल में एक नशा है, एक पलायन है। ये मुझे थोड़ा समझने में मुश्किल लगा। पलायन किस चीज से? मेहनत करना तो मुश्किल लगता है, आसान नहीं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार ज्यादातर लोग मुश्किल सोच, गहरी योजना और रणनीति बनाने के भारी मानसिक बोझ से बचने के लिए शारीरिक या दोहराव वाली मेहनत करना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? सोचना मेहनत करने से ज्यादा मुश्किल कैसे हो सकता है? क्योंकि सोचने में अनिश्चितता होती है, इसमें गलत होने का जोखिम होता है। एक नई रणनीति बनाने का मतलब है कि आप असफल हो सकते हैं। इसकी तुलना में आपको दिया गया काम, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, करना बहुत आसान और सुरक्षित लगता है। उसमें एक तयशुदा रास्ता होता है, आपको बस उस पर चलना है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ईंट उठाना आसान है, इमारत का नक्शा बनाना नहीं। मतलब लोग दिमागी मेहनत की चुनौती और उसके साथ आने वाले डर से बचने के लिए शारीरिक मेहनत की शरण ले लेते हैं। ये तो बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। हाँ, और यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मजदूर ही बने रहते हैं, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो या किसी एयर कंडीशन्ड ऑफिस में। अगर वो सिर्फ दिए गए काम को कर रहे हैं और अपनी सोच का, अपनी रणनीति का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनकी भूमिका एक मजदूर की ही है। वो सिस्टम के लिए ईंटें उठा रहे हैं, लेकिन इमारत का नक्शा कोई और ही बना रहा है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? क्या हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए? ये विश्लेषण सुनने के बाद कोई भी थोड़ा हतोत्साहित महसूस कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, इस विश्लेषण का उद्देश्य मेहनत को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उस सोच पर सवाल उठाना है जहां मेहनत को आंख बंद करके पूजा जाता है, जहां व्यस्त रहने को उत्पादक होने का पर्याय मान लिया जाता है। तो इसका सार क्या है? अगर हमें एक चीज इस चर्चा से लेकर जानी हो तो वो क्या होगी? इसका सार ये है कि सिर्फ काम करने वाले यानी वर्कर बनने की बजाय खेल चलाने वाले प्लेयर बनने की सोच विकसित करनी होगी। ये कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट और रणनीतिक मेहनत के महत्व को रेखांकित करता है। ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने, सोचने का समय निकालने और सिर्फ व्यस्त रहने की जगह प्रभावी यानी इफेक्टिव बनने पर जोर देता है। ये एक मानसिकता में बदलाव की बात है। जी। कुल्हाड़ी चलाने वाले से ये बताने वाले की भूमिका में आने की कोशिश करना कि कुल्हाड़ी कहाँ चलानी है। बिल्कुल। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आत्मचिंतन और साहस की जरूरत होती है। सिस्टम पर सवाल पूछने का साहस, अपने बॉस से असहमत होने का साहस और सबसे जरूरी रुककर सोचने का साहस, उस खालीपन से न डरने का साहस जिसमें सबसे अच्छे विचार आते हैं। ये विश्लेषण इस सवाल के साथ समाप्त होता है कि अगर मेहनत रास्ता नहीं है तो क्या है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आज की बातचीत के अंत में हम श्रोताओं को एक छोटे विचार के साथ छोड़ सकते हैं। हाँ, एक ऐसा विचार जिस पर वे अमल कर सकें। तो आज सोचने के लिए एक विचार ये है कि अपने काम या जीवन में इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जो एक काम करने वाले के बजाय एक खेल चलाने वाला जैसा महसूस हो। ये कदम कुछ भी हो सकता है। शायद अपनी अगली टीम मीटिंग में चुपचाप बैठने के बजाय एक रणनीतिक सवाल पूछना। ये पूछना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये काम कैसे करना है। या शायद अपने दिन में से 30 मिनट सिर्फ ये सोचने के लिए निकालना कि आप जो कर रहे हैं उसे और बेहतर और ज्यादा प्रभावी तरीके से कैसे किया जा सकता है। या शायद किसी ऐसे काम को ना कहना जो आपकी ऊर्जा तो ले रहा है पर आपको आगे नहीं बढ़ा रहा। ये भी एक रणनीतिक फैसला है। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली विचार है। सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बदलाव जो आपको उस मजदूर वाली मानसिकता से निकालकर एक रणनीतिकार की मानसिकता की ओर ले जाए। सिर्फ ईंट उठाने से ध्यान हटाकर इमारत के नक्शे को देखने की एक छोटी सी कोशिश।